नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में हाल ही में चुनाव हुआ और चुनाव के टाइम में आपको पता होगा कि जितना भी पार्टियां होती है लंबा चौड़ा वादा करती है। जो राज्य का बजट है कि नहीं है, राज्य के पास पैसा है कि नहीं है, बिना उसको देखे जितना भी मैक्सिमम वादा हो सकता है, जितना भी प्रलोभन दिया जा सकता है जनता को, सभी प्रलोभन दे दिया जाता है चुनाव के टाइम में। और जैसे ही चुनाव जीतती है पार्टियां, फिर वो वही रोना रोना स्टार्ट हो जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, राज्य के खजाना खाली है, राज्य का कर्ज में डूबा हुआ है राज्य। इस तरह से रोना स्टार्ट हो जाता है। आज हम लोग इसी मैटर पे बात करने वाले हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री बने हैं विजय, नया नया पार्टी का स्थापना किए। मात्र इनका पार्टी का 2 साल हो रहा है। पार्टी का नाम तमिलगा वैत्री कंगडम यानी कि टीवीके है। इनका अध्यक्ष भी है, इस टीवीके का अध्यक्ष सी जोसेफ विजय है। 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ भी ले ली है और शपथ लेने के साथ ही 2-3 वादा भी स्टार्ट कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि वादा तो जो किए हैं, इतना लंबा चौड़ा वादा किए हैं कि उसका तो कहना नहीं है। अगर ये वादा पूरा हो जाता है तो तमिलनाडु की जनता के लिए तो सोने में सुहागा है। पहला जो 2 महीने में 500 यूनिट वाला जो वादा था, उसको पूरा करने का ये आदेश दे दिए हैं, पहला वादा। और दूसरा है कि हर जिले में ड्रग्स पर काबू पाने के लिए एक विशेष बल का गठन। और तीसरा, महिला सुरक्षा के लिए लायन वीमेन टास्क फोर्स का स्थापना। ये 3 वादा स्टार्टिंग में ही कर दिए, जैसे ही शपथ लेते हैं वैसे ही। इसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले संबोधन में विजय ने तमिलनाडु के कर्ज और वित्तीय स्थिति को लेकर पिछली सरकार की आलोचना की। और आलोचना इस तरह से किए कि मतलब कि इनका कहना है कि तमिलनाडु सरकार के पास इतना कर्ज छोड़ करके गई है, खजाना खाली करके गई है कि हम जो वादा जनता से किए हैं उसका पूरा करने में थोड़ा वक्त लगेगा और ये अपने जनता से वक्त ही मांग रहे हैं। अब यह क्या कहते हैं कि ये जब बोले कि तमिलनाडु की जनता जो राज्य सरकार के पास खजाना है वो पूरा का पूरा खाली हो गया है, उस बीच जो तत्कालीन मुख्यमंत्री एम के स्टालिन थे, मतलब कि विजय से पहले जो मुख्यमंत्री थे डीएमके के स्टालिन, एम के स्टालिन, उनका बयान आता है कि इस साल फरवरी के बजट में हमने तमिलनाडु सरकार की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट रूप से बताया था। जिन्होंने आपको वोट दिया है उन्हें गुमराह और भ्रमित मत कीजिए। मतलब कि डीएमके तुरंत प्रतिक्रिया दिया और बोला कि आप किसी भी हाल में तमिलनाडु की जनता को गलतफहमी में मत डालिए। आप उनको गलतफहमी में डाल करके जो वादा किए हैं उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, ये आप नहीं कीजिए। आप जो वादा किए हैं उसका पूरा करने के लिए आप तत्पर रहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में मुख्यमंत्री विजय यह कह सकते हैं कि सरकारी खजाना खाली है? पिछली डीएमके सरकार तमिलनाडु की कैसी वित्तीय स्थिति छोड़कर गई है? क्या टीवी के सरकार राज्य के कर्ज को कम कर पाएगी और उसे और बढ़ने से रोक सकेगी, या फिर अपने वादा को पूरा करने के लिए कर्ज को और बढ़ा देगी? क्योंकि कर्ज कहाँ से बढ़ता है? राज्य सरकार का जो कर्ज बढ़ता है वो इस तरह से बढ़ता है क्योंकि राज्य के पास जो रिवेन्यू जनरेट होता है उससे ज्यादा ये लुभावने वादों में खर्च कर देते हैं। जैसे फ्री के महिला योजना चलता है, फ्री के पैसा देना, और कुछ फ्री का अनाज देना, और भी बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार चलाती है फ्री वाला। और फ्री वाला जो योजना होता है वो कहीं ना कहीं संस्था को कर्ज में डुबा देता है। अब समझिए कि ये 500 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो 200 यूनिट बिजली अगर फ्री दे रहे हैं तो सिंपल है कि जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, ऊर्जा विभाग को कर्ज में डुबाइएगा आप। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में विजय ने कहा कि पिछली सरकार का खजाना खाली करके चली गई, वे ऐसा बोझ छोड़ गए हैं जिसे संभालना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में हमने यह जिम्मेवारी संभाली है। स्थिति को ठीक से समझने पर ही पता चलेगा कि क्या है और कितना है। मेरा मानना है कि इसे एक श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित कर देना चाहिए और जनता को दिखा देना चाहिए कि तमिलनाडु के पास कितना कर्ज है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तमिलनाडु की जनता मुझे थोड़ा समय दे तो यह मददगार और सहयोगपूर्ण होगा और हम जो वादा किए हैं जनता से वो पूरा कर पाएंगे। वहीं विपक्ष के नेता और उस समय के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर विजय की प्रतिक्रिया पर
टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सत्ता में आते ही यह कहना शुरू मत कर दीजिए कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सब कुछ मौजूद है, जरूरत सिर्फ लोगों को देने की इच्छा और शासन चलाने की क्षमता का है। अगर आपके पास इच्छा है तो आप दे सकते हैं, क्षमता है तो आप अच्छे से शासन चला सकते हैं, नहीं तो फिर आप जैसे अदर पार्टियां करते आई वैसे आप भी कर सकते हैं। 5 वर्षों तक हमने कोविड बाढ़, उनका कहना है एम.के. स्टालिन का, कि जब हम शासन कर रहे उसमें कोविड आया, बाढ़ आया, केंद्र की बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु के साथ में बेईमानी किया, फिर भी हम लोगों के कल्याणकारी योजनाएं चलाए और लोगों को अच्छा से अच्छा काम करके दिखाए। पिछली सरकार 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई और खजाना खाली कर गई, और ये भी अपने पिछले सरकार पर फिर आरोप लगा देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु का कर्ज सीमा के भीतर है। पिछले फरवरी के बजट में हमने तमिलनाडु सरकार की वित्तीय स्थिति स्पष्ट रूप से बताई है। क्या आपको यह नहीं पता है कि इसके बावजूद आपने इतने सारे वादे किए, जिन्होंने आपको वोट दिया उन्हें गुमराह और भ्रमित मत कीजिए। सही बात है कि अगर आपको नहीं पता था कि हम सरकार आप में आते हैं और अगर हम नहीं कर पाए, सरकार के पास क्या बजट है, बिना बजट देखे आप ऐसा तो नहीं है वादा कर दिए। अगर आप वादा किए हैं कि हम सोना देंगे, हम पैसा देंगे, हम बिजली माफ करेंगे, हम सुरक्षा देंगे, तो आप पहले ये पता लगाए कि कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। जब बिहार में चुनाव था तो बिहार के आरजेडी का जो अध्यक्ष है तेजस्वी यादव, वो भी बोले थे कि हर घर हम एक नौकरी देंगे। जब उनका मीडिया में ये बयान सामने आया तो मीडिया कर्मी उनसे पूछे कि हर घर में आप एक नौकरी कैसे दे सकते हैं, तो बोले कि हम आएंगे सत्ता में तो देंगे। तो ये सब जो वादा होता है ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का होता है और सत्ता में आने के बाद जो है सरकारें चुप हो जाती है। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता कि तमिलनाडु का कर्ज प्रबंधन पूरी तरह से चुनौती मुक्त है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि लगातार बढ़ता ब्याज भुगतान, बिजली बोर्ड का घाटा, कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च, वेतन और पेंशन खर्च राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर दबाव बना रहा है और इसीलिए राज्य जो है वो हर साल घाटे में जा रही है। कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि अगर नियोजित रूप से अगर धन का सही आवंटन किया जाए तो इतना ही नहीं, तमिलनाडु सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो 28.5% है, कर्ज कहीं ना कहीं उससे कम है। मद्रास के विश्वविद्यालय के एक अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर बुनियादी समझ अगर किसी को हो अर्थव्यवस्था और सरकार के वित्तीय ढांचा के बारे में, तो विजय का जो कहना है कि तमिलनाडु सरकार पूरी की पूरी तरह से कर्ज में है, ये तर्कसंगत नहीं होगा, ये सही बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वित्त व्यवस्था आय और व्यय की निरंतरता पर आधारित होती है। राज्य के हर खर्च के लिए विधानसभा में बजट पारित किया जाता है और उनमें से 1 रुपया भी अगर खर्च करना होता है तो राज्य के विधानसभा की मंजूरी जरूरी होती है। वहीं सेम चीजें केंद्र सरकार भी करती है, बजट पास करती है और कुछ भी केंद्र सरकार अगर खर्च करती है तो संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि इन सब का पूरा विवरण बजट दस्तावेज में होता है। उसमें पिछले वर्ष की वित्तीय स्थिति, मौजूदा और अगले वर्ष की अनुमान योजनाएं और उनके लिए वित्तीय आवंटन का उल्लेख रहता है। इन सब की मंजूरी के बाद राज्य सरकार खर्च कर सकती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग जो होता है बाद में इन खातों का ऑडिट करता है और ये पता लगाता है कि कहीं ना कहीं जो खर्च हुआ था वो सही जगह पर इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान वित्तीय प्रतिक्रियाओं के पूरे संदर्भ को नजरअंदाज करता हुआ लगता है और मुख्यमंत्री का कहना पूरी तरह से गलत है। पिछले 15 वर्षों में विभिन्न सरकारों के दौरान तमिलनाडु का कर्ज लगातार बढ़ा है। 2011 से 21 के बीच में इनमें से विशेष रूप से तेज से वृद्धि हुई है। बाद में कोविड संकट के दौरान कल्याणकारी खर्च बढ़े, लॉकडाउन में राजस्व घटने और बुनियादी ढांचा में निवेश बढ़ने के कारण सरकार के जो कर्ज है वो और भी उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। इसके अलावा किसी राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन करते समय केवल कुल कर्ज नहीं देखा जाता है बल्कि ब्याज भुगतान और कर्ज चुकाने की क्षमता को भी देखा जाता है। तमिलनाडु 2026-27 के अंतरिम बजट के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो था वो लगभग 40 लाख करोड़ रुपए से 40.6 लाख करोड़ रुपए के बीच में आका गया था।
वहीं अंतरिम बजट अनुमान के अनुसार तमिलनाडु सरकार का कुल बकाया कर्ज 10.71 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी। 2025-26 के वित्तीय वर्ष संशोधन अनुमान के मुताबिक राज्य का कुल कर्ज 9.52 लाख करोड़ रुपए आंका गया। राज्य सरकार ने 2026-27 में 1.79 लाख करोड़ रुपए उधार लेने और 60,413 करोड़ रुपए चुकाने की योजना बनाई। अंतरिम बजट अनुमान के अनुसार 2026-27 के लिए राजस्व घाटा हुआ। वहीं 25-26 के अनुमान में भी घाटा 41,000 का रहा और लेकिन उसी वर्ष के संशोधित अनुमान में बढ़कर यह घाटा 70,000 के लगभग में पहुंच गया, 70,000 करोड़। पूर्व वित्त मंत्री थंगम थेनारास ने कहा था कि इस बढ़ोतरी के पीछे जीएसटी दरों में कटौती, केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत मिलने वाले धन को रोके जाने और तमिलनाडु बिजली वितरण निगम के घाटे को पूरा करने के लिए बड़े खर्च किए जा रहे हैं। पिछले फरवरी में अंतरिम बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार की वजह से पैदा हुई वित्तीय चुनौतियां नहीं होती तो चालू वर्ष का राजस्व घाटा बजट अनुमान के भीतर रखा जा सकता था। मतलब कि एमके स्टालिन की सरकार ने पूरा का पूरा दोषारोपण जो है वो केंद्र में बीजेपी सरकार पर कर दिया और एमके स्टालिन का कहना है कि जो कर्ज अभी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से है। उनके अनुसार जब अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना होता है तो कर्ज की राशि भी बढ़ती है, लेकिन कर्ज और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अनुपात लगभग समान रहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल कर्ज के स्तर से वित्तीय स्थिति तय की जा सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु ने शिक्षा के विस्तार और हर जिले में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने वाली कल्याणकारी योजनाओं में निवेश किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसी वजह से राज्य का विकास दर लगातार बढ़ती रही है। उदाहरण के लिए 2005-6 से 2011-12 के बीच तमिलनाडु ने 10.3% की वृद्धि दर्ज की। इसके बाद 2012-13 में 2021-22 के दौरान यह वृद्धि दर 6.2% रही। वहीं 2024-25 वित्तीय वर्ष में तमिलनाडु की विकास दर 11.2% दर्ज की गई। ज्योतिष शिव ज्ञानम कहते हैं कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले कई देशों पर भी भारी कर्ज है। इनमें अमेरिका और चीन जैसे देश शामिल हैं। लगभग हर देश का जीडीपी हर साल बढ़ता है और उसी के साथ कुल कर्ज का स्तर भी बढ़ता है। इसलिए किसी देश या राज्य के इस कर्ज के आकलन केवल उसके कुल खर्च से नहीं किया जाता है, बल्कि जीडीपी, राजस्व, आर्थिक विकास दर और भविष्य की निवेश और विकास क्षमता के आधार पर किया जाता है। डीएमके के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्लेन धरणीधरन कहते हैं कि तमिलनाडु का कर्ज जीडीपी अनुपात 2011 में 16.5% था, 21-22 में 28.3% हुआ। इसके बाद से लगभग 26% के आसपास स्थिर बना हुआ है। उन्होंने कहा, नॉर्वे जैसे छोटे जनसंख्या वाले और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देशों को छोड़ दें तो दुनिया की लगभग हर सरकार को प्रशासन चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी राज्य के कुल कर्ज और उसके सकल घरेलू उत्पाद के बीच गहरा संबंध होता है। इसी के साथ राज्यों के ज्यादा कर्ज लेने पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से संसद ने 2004 में वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया था। इस कानून के अनुसार जिन राज्यों पर पहले से केंद्र सरकार का कर्ज बकाया है उन्हें बाजार से नया कर्ज लेने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी होती है। तमिलनाडु सरकार कितना कर्ज ले सकती है, इसकी मंजूरी केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक देते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी राज्य तय सीमा से अधिक कर्ज नहीं ले सकता। केंद्र सरकार ने एफआरबीएम कानून लाकर इस उद्देश्य से लागू किया था कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक ना हो। उन्होंने कहा, यह सीमा हर राज्य की आर्थिक क्षमता के अनुसार अलग अलग होती है। तमिलनाडु सरकार के बीच आर्थिक राज्यों में से एक है, ऐसे में उसके लिए कर्ज लेने की क्षमता पर भी उसी आधार पर तय की जाती है। इसलिए अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि राज्य का खजाना पूरी तरह खाली हो गया है या कर्ज बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। और इस तरह से कृष्णमूर्ति प्रभाकरन का कहना है कि निवेश लगातार जारी रखने के लिए कर्ज का निरंतर प्रवाह जरूरी होता है। इसे एक तरह की चक्रीय
प्रक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर छोटे व्यवसाय को भी निवेश बनाए रखने के लिए ऋण की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि इसी राज्य सरकार प्रशासन में भी बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाएं और औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कर्ज की आवश्यकता है। राज्य सरकार में वित्तीय विकार विभिन्न प्रकार के निवेश जरूरी होते हैं, इसलिए वित्तीय घाटा भी रहता है। लेकिन यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि यह घाटा एक निश्चित सीमा से अधिक ना हो। इन पहलुओं को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि तमिलनाडु भारी कर्ज के रूप में बोझ के तले दबे हुए है। तमिलनाडु जो तमिलनाडु पर जो अभी कर्ज है वो कहीं ना कहीं सही है, जितना जीडीपी के अनुसार होना चाहिए। अब लंबे चौड़े वादों पर मुश्किल में क्यों है विजय? तो विजय ने अपने चुनावी वादों में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इनमें से एक वादा है योग्य परिवारों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले हस्ताक्षर से पूरा किया। इसके तहत सरकार ने आदेश जारी किया कि 2 महीने में 500 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा चुनावी प्रशासन में सम्मानित महिला योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में 60 वर्ष की आयु तक हर वर्ष 2500 रुपये जमा करने का वादा किया गया था। इसी तरह हर परिवार को 6 रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए सीधे बैंक में खाते जाएंगे। वैतृपयान योजना के तहत महिलाओं के लिए राज्य भर की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। अनन सीर योजना के तहत विवाह में दुल्हन को 8 ग्राम सोना और रेशम की साड़ी देने के अलावा थाई मामन गोल्ड रिंग योजना के तहत हर सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चे को सोने की अंगूठी और आवश्यक वस्तुओं का बॉक्स देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विजय ने बेरोजगार स्नातकों को हर महीने 4000 रुपये भत्ता देने के लिए और 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को कृषि ऋण माफ करने के लिए भी वादा किया है। वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रियन का कहना है कि इन वादों को पूरा करने के लिए कम से कम लगभग 1 साल करोड़ रुपए की जरूरत पड़ सकती है। विजय के सामने सबसे बड़ा चुनौती यह होगी कि वह इतना पैसा कहां से लाएंगे। लेकिन अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति प्रभाकरन का कहना है कि अगर उनकी हर घोषणा को लागू की जाती है तो इससे वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत तय सीमाओं पर दबाव पड़ सकता है। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक भी इसकी अनुमति नहीं देगा। अगर इस मामले में कोई अदालत जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इसकी अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा विजय पिछले 6 महीनों से राज्य के कर्ज स्तर की बात कर रहे हैं। सब जानते हुए भी उन्होंने इतने सारे वादे किए। अगर वास्तव में वैसा वित्तीय संकट है जैसा वह बता रहे हैं तो उन्हें पहले सोचना चाहिए था कि उस स्थिति में इन वादों को पूरा करना संभव नहीं हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार एलंगोवन राजशेखरन कहते हैं कि किसी भी सरकार के लिए पूरी तरह कर्ज मुक्त होकर शासन चलाना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा विजय को अपने वादे पूरे करने के लिए भारी मात्रा में धन जुटाना होगा और अगर इसके लिए वह केंद्र को बीजेपी सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं तो राज्य के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर डीएमके सरकार जैसा आक्रामक रूप बनाए रखना उनके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। और इस तरह से तमिलनाडु सरकार जो है जिस तरह से वादा किए हैं विजय, वो वादा पूरा होना कहीं ना कहीं असंभव सा दिख रहा है। धन्यवाद।